आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे अशोक के ऊपर में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको अशोक के कुछ परिचय के बारे में हम लोग देख लिए थे अब तक, और आज हम लोग अशोक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी के ऊपर में चर्चा करते हुए और फाइनली अशोक का शासन काल को देखेंगे। और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अशोक के शासन काल के बाद मौर्य वंश का जो है या मौर्य साम्राज्य कह लेंगे, उसका वो पतन का समय आ जाएगा। क्योंकि इसके आने के इनके बाद भी कोई शासक आ रहे हैं मौर्य काल में, लेकिन उनके शासन काल के दौरान मौर्य साम्राज्य का उत्थान नहीं होगा। मौर्य साम्राज्य का अब पतन का युग जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो इस कड़ी को भी हम आपको समझा लेंगे कि कैसे मौर्य का पतन हो रहा है, क्योंकि सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे कि मौर्य वंश के पतन के दो मुख्य कारणों को लिखें, अगर आप 12वीं कक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अशोक। और अशोक के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम आपको पढ़ा दिए थे कि इनको कई जगह चंड अशोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनके पीछे का एक छोटा स्टोरी था, वो भी हम आपको बताए थे। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट था जो कि ये पूछे जाते हैं जी कि अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है किस में, तो पुराणों में। ऐसे घुमा के नहीं देगा, आपको सिंपली दे देगा कि अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है, तो अशोक वर्धन। इसके अलावा अशोक का नाम अशोक कहां से हमको मिलता है, तो अशोक के द्वारा ये 3 अभिलेख है। इस तीनों अभिलेख से पता चलता है इसका नाम कि अशोक ही है। और वो अभिलेख कौन कौन से है, तो वो है मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और ये है नेतुर अभिलेख। इसके अलावा बात कर ले तो इनको देवान प्रिय कहा जाता है, यानी देवताओं के प्रिय होते हैं। इनका अर्थ होता है देवान प्रिय का, देवताओं के प्रिय। बाकी एक और नाम इनको मिलता है जिसको कहते हैं प्रियदर्शी है, हालांकि और नाम इनका मिलेगा। तो प्रियदर्शी की चर्चा हम एनसीईआरटी बुक सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां बेहतर ढंग से करेंगे कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या आता है, कैसे मनोहर मुख वाले, इन सभी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहां तक हम लोग लगभग देख लिए थे कि महावंश में यह भी बातें कही गई है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर करके और वो गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो यहां तक के जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए गए हैं। और आज हमारा जो डिस्कस है वो अशोक के ऊपर में कलिंग अटैक से लेकर करके श्रीलंका की बातें भी चलेंगी, कश्मीर की बातें चलेंगे, इनके कुछ अभिलेखों और नीतियों की भाषा को भी हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास आपका होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे बातों को। बिहार उस समय शामिल था और ये पूरा आपको नीचे में अगर बात कर ले तो उड़ीसा के भाग छोड़ दीजिएगा जी, और नीचे उत्तरी कर्नाटक इधर के साइड से लेकर करके और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक सीमा सटी हुई है। और इस इतने बड़े साम्राज्य का नाम क्या है, तो मौर्य साम्राज्य है। इसमें बात कर ले कि ये ध्यान रखेंगे आगे चल करके कश्मीर साइड में एक राजा आते हैं और वही का एक प्रसिद्ध दरबारी कवि हैं, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, याद रखेंगे जी, उनका नाम है कलहन। ये नाम याद करते चलेंगे, नाम है कलहन। और कलहन क्या करते हैं कि एक किताब लिखते हैं और किताब का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये कलहन साहब है। और कलहन किनके यहाँ के दरबारी कवि थे, तो कश्मीर में एक साइड में, इधर देखेंगे मैप में, इधर कश्मीर साइड में एक राजा के यहाँ ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने जब राजतरंगिणी लिखे हैं तो उसमें राजतरंगिणी किताबों में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किए हैं। तो जब कश्मीर के इतिहासों को बता रहे थे तो उसमें ये राजतरंगिणी किताबों में कलहन साहब स्पष्ट कर दिए कि कश्मीर को सबसे पहले अगर कोई जीतने वाला शासक था तो वो कोई और नहीं, वो अशोक ही था, मौर्य वंश का शासक। अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो ये कश्मीर को भी जीते। और आपको जानकारी के लिए बता दे कि कलिंग पे आक्रमण करने से पहले ही कश्मीर को ये जीत गए हैं। तो आप इस तरह से मौर्य को और ऊपर से ऐसे ले जा सकते हैं कि कश्मीर भी अब इसमें जो है वो शामिल है मौर्य वंश में। अब इतने बड़े साम्राज्य है, यहां से प्रश्न आते हैं, इसीलिए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा किए गए कर दिए कि कलहन जो है, ये याद रखेंगे, कलहन के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। और ये याद रखेंगे लैंग्वेज कौन से में लिखी गई है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की गई है। ठीक है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। तो ये पूछे जाएंगे राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है, तो ये याद रखेंगे कश्मीर के इतिहास से। और इसमें सबसे पहली
पहली बार कश्मीर का लेकर के जिक्र किया गया कि अशोक ने सबसे पहली बार कश्मीर को जीत करके इन क्षेत्रों को जीत करके और कश्मीर नामक शहर की स्थापना करवाए। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वो इसलिए भी हो जाता है कि भारत के अगर पहले प्रमाणित अगर ग्रंथों की बात कर ले तो वो राजतरंगिणी ही है। अब आगे ध्यान से सुनेंगे, जब ये कश्मीर साइड को जीत लिए उसके बाद इधर पाटलिपुत्र अभी भी राजधानी है, क्योंकि पहले ही बता दिए आपको राजधानी को लेकर के कैपिटल ट्रांसफर एंशिएंट टाइम में याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, जिसको राजगाह भी कहते हैं। और इसके अलावा याद रखेंगे उदयन के टाइम में राजधानी कहां आ गई थी, तो पाटलिपुत्र। पहली बार उदयन के समय में ही पाटलिपुत्र राजधानी आई थी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब शिशुनाग आए थे तो शिशुनाग नाग डस लेते हैं साली को और राजधानी हो जाता है वैशाली। शिशुनाग के टाइम में राजधानी वैशाली चल जाती है। और शिशुनाग के बाद दूसरा अगर बात कर ले तो उसी वंश में शिशुनाग वंश में शासक आते हैं जिसका नाम कालाशोक है, और कालाशोक ने पुनः एक बार फिर से राजधानी पाटलिपुत्र ले आते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे, तब से राजधानी अब तक जो है वो पाटलिपुत्र ही चल रहा है। पूरा शिशुनाग खत्म हो गया, पूरा नंद वंश खत्म हो गया है और मौर्य की स्टार्टिंग हो गई है। अभी राजा कौन है, तो अशोक है। और राजधानी कहां है, तो बिहार में पाटलिपुत्र में, यानी आज की डेट में पटना है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, बगल का इधर का जो क्षेत्र है ये तटीय इलाका से लगा हुआ, ये ओडिशा का भाग है। और ये ओडिशा जो है बीच में स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि पहले बताए थे कि महापद्म नंद ने ये कलिंग पर अटैक किए थे ओडिशा के भाग, और कलिंग पे जीत करके वहां से जैन की एक प्रतिमा भी लेकर के आया था। लेकिन आगे चल करके ये कलिंग वाला जो साइड का एरिया है ये अब मौर्य वंश से अलग हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, इसको जीतने का काम जो है वो अशोक किए। अब अशोक क्या किए हैं कि कलिंग पे 261 ईसा पूर्व में अटैक किए। यानी ये राजा कब बने हैं सर जी, गद्दी पर कब बैठे हैं, तो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे हैं और अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष ही कलिंग पे अटैक कर रहे हैं। और जब कलिंग पे अटैक किए तो वहां से इनका अब इतिहास ही बदल जाएगा। अब हुआ क्या कि जब कलिंग पे अटैक किए, सबसे पहली बार जो प्रश्न बनेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे। कलिंग ओडिशा का आज वर्तमान नाम ओडिशा है, और प्राचीन काल में इसी वर्तमान ओडिशा का ही जो नाम है उसको क्या कहते हैं, तो कलिंग कहते हैं। और इसकी राजधानी की अगर बात कर ले तो राजधानी है तोसली। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कलिंग की राजधानी कहां है, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक, ध्यान सुनेंगे। अब जब कलिंग की राजधानी तोसली है तो एक राजा का अटैक होगा राजधानी पे। अब जब अशोक जैसे कि राजधानी पे कलिंग पे जब अटैक कर दिया तो वहां कहते हैं कि भीषण रक्तपात हो गया। इतने भीषण रक्तपात हो गया कि अशोक को उस भीषण रक्तपात को देख करके उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया। अब ये हृदय परिवर्तन की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि एक राजा है, मार काट तो हमेशा होते रहता है। कहते हैं कि इतना ज्यादा भीषण आक्रमण हुआ था, इतना ज्यादा खतरनाक रक्तपात हुआ था कि कई लोग बोलचाल की भाषा में ये भी बोल जाते हैं कि जो तोसली अगर राजधानी है जो दया नदी के किनारे थी, उस नदी में मानो कि ऐसा कि पानी का बहाव कम हो रहा है और रक्त का बहाव ही ज्यादा हो रहा है। माने ये कि इस तरह से एक फीलिंग को दर्शाने का काम किया जा रहा है। कितना रक्तपात हुआ कि सब जगह पे लहू के छींटे दिख रहे थे। और किसी का सोचिए, आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि किसी का सर जो है एकदम कटा हुआ है और सर के धड़ जैसे ही कट गया ये सर वाला भाग तो अंदर से खून का फव्वारा मार रहा है। किसी का बाजू कट गया है तो इधर से एकदम खून का जैसे कि फव्वारा मार रहा है, कोई लोग तड़प रहा है। तो इस तरह के जब दृश्य अशोक देखा तो उसका मन जो है एकदम विचलित हो गया और उसी दौरान हृदय उसका क्या हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है। जबकि इसके अलावा भी बीच में कई किस्से कहानियां हैं कि ऐसी नहीं है। जब वो कलिंग पे अटैक किया था तो फाइनली जो राज दरबार होते थे, राजा के दरबार, उसके बाहर एकदम पूरा विशाल सेना के साथ जो है एक खड़ा हो गया और बोला कि एकदम महल के बाहर निकलो जल्दी। तो उनकी महारानी जो है वो बाहर आती है और महारानी अशोक को मोटिवेट करते हैं कि तुम किस क्षेत्र की बात करते हो जीतने के, अरे गधा, जीतने के लिए तो सिकंदर भी जीत लिया, इतने बड़े क्षेत्र क्या कर लिया, जब चला गया तो कुछ ले करके गया। तो उस तरह से महारानी का ये मोटिवेशन जो उसको हृदय जो है वो आसपास जब पीछे मुड़ करके सही में अशोक देखता है तो भीषण रक्तपात होता है, काफी सारे लोग तड़प रहे होते हैं। महारानी मोटिवेट करती है कि जितने भी सेना मराए हैं उन सभी के पत्नियां विधवा हो गई है। बताओ, तुमको कभी भी वो दुआ नहीं दे सकती है, वो हमेशा तुमको श्राप ही देगी। और इस तरह से जब मोटिवेट करती है
तो कहते हैं कि अशोक के हृदय जो है वो लगभग जो है वो परिवर्तन होंगे। तो अभी 12वां में हम लोग हैं, तो हृदय परिवर्तन की बातें चलेगी और जितने भी आपके एग्जाम आएंगे आगे चल करके जब आप पीसीएस लेवल के लिए होंगे तो उन किताबें बातों का जो आंसर है उस पर छोड़ करके और आपका एक बीच का जो थॉट है, जो आपका बीच का जो सोच है उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, किताबों की बातें तो सब लोग पढ़ रहे हैं, करोड़ों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और सब हृदय पिघला देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। उसमें आपकी अपनी विचारधारा जो थिंकिंग पावर पर बेस हो उसको रखना होगा। बाकी हम लोग धीरे धीरे समझाएंगे। जब आपको गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है ये 12वें वाले बच्चे रटेंगे। जब आप भी अगर पीसीएस लेवल का स्टडी करोगे और मेंस में अगर कह दीजिएगा कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कैसे अधर के पूरा लग जाइएगा, सिद्ध कर दीजिए, तो इस सब में आपको जो है कि मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो 12वां तक इसी में भर भर के मार्क्स मिलने वाले हैं, इसीलिए हम इसी बातों पर ही जोर दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बातों को। कहते हैं कि जब इसका हृदय परिवर्तन हो गया, राजधानी लौट करके आता है, तो इसी के संपर्क में एक व्यक्ति जिसका नाम है उपगुप्त, ध्यान से सुनेंगे, एक लड़का जिसका नाम क्या है, उपगुप्त। और उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इतने बड़े राजा, इतने बड़े एकदम मार काट तहस नहस करे वाला आदमी, जेकर एकदम खौफ पूरा जैसे कि अगल बगल के एकदम विदेश तक फैला हुआ है, और इतने बड़े राजा बौद्ध धर्म को अपना लिए। और बाकी तो बौद्ध धर्म की लीला आप जानते ही हैं कि इसमें हिंसा करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म होता है। अब ये ध्यान सुनेंगे, जब अब अशोक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हालांकि उपगुप्त से ही शिक्षा बौद्ध धर्म की ये नहीं लिए हैं, इसके अलावे में भी दो ऐसे भी जन हैं जिनसे अशोक जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिए हैं। जिसमें एक और बात कर ले तो मोगलीपुतस्य, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब तीसरा बौद्ध संगीति का ये आयोजन कराएंगे तो उसके अध्यक्ष भी वही होंगे। सर बात ना, तो ये याद रखेंगे। लेकिन प्रमुख की बात कर ले तो ये उपगुप्त ही है। एक इसलिए लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, जैसे आपको कहा जाएगा, प्रश्न आएगा कि अशोक जो है किसके प्रभाव में आकर करके और बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो ये याद रखेंगे उपगुप्त के प्रभाव में आकर के ये एक बौद्ध भिक्षु है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो लगभग जो है वो मौर्य की जो सैनिक गतिविधियां हैं वो शिथिल सी गई है। अब उन गतिविधियां में पावर नहीं रहा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सर एक बार जब दबंगई में आपका नाम हो जाए, दादागिरी में नाम हो जाए, तो कल के डेट में अगर पिस्तौल अगर आप गैराज में भी रख दोगे, गोदरेज में रख दो, चाहे कहीं केवाड़ी में फेंक दोगे, तो तुम्हारा खौफ ही जिंदा रहेगा। सर बात ना। और यही कारण है अशोक इतना मारकाट किया, इतना ज्यादा खतरनाक आदमी था भाई कि इसके समय काल में ये बौद्ध धर्म को ले लिया है। अब हिंसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसके साम्राज्य पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके आने वाले जो उत्तराधिकारी लोग होंगे, आने वाले मौर्य के जो शासक बनेंगे, फिर धीरे धीरे जो है पड़ोसी जितने भी, क्योंकि मौर्य की सीमाएं छोटी सीमाएं नहीं है, ये विदेशों तक लग रही है, इधर ईरान के साइड में लग रहा है। और तब देखेंगे कि अब अशोक की तरह कोई राजा नहीं आया, तो वो इसी का लाभ उठा लेंगे, फायदा उठा करके अब मौर्य के क्षेत्रों में जो है वो आक्रमण कर करके छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत करके, हिंद यूनानी हो चाहे पार्थियन वगैरह हो, ये सब धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों में राज करना शुरू कर देंगे। तो वो बात की बातें हैं। पहले हम अभी अशोक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको हम आपको दिखा दें। अब अशोक बौद्ध धर्म को जब अपना लिए तो ये याद रखेंगे एक नीति अपनाए, इस नीति को कहते हैं धम्म की नीति। और कई बार पूछे जाएंगे कि धम्म का आशय क्या है, धम्म का आशय स्पष्ट करें। तो धम्म का मतलब समझे, अशोक जो धम्म शब्द दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये सामाजिक व्यवहार में नैतिकता पर आधारित ये एक वर्ड है। ध्यान सुनेंगे, किस पर आधारित? नैतिकता। नैतिकता समझते हो ना, एक तरह से अगर समाज में एक होता है गुड बिहेवियर, समझ बात ना, यानी गुड मैनर्स की बात कर ले, अच्छी आदतें, तो अच्छी आदतें से आदमी बहुत इफेक्टिव होता है। अब धम्म इतना से आप समझ सकते हैं कि ये नैतिकता पर आधारित विचारधारा है। और ये नैतिकता का मतलब यहां ध्यान सुनेंगे, अशोक इसमें बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये कह रहे हैं कि जो हमसे बड़े हैं उसको हम आदर करेंगे और जो हमसे छोटे हैं उनसे हम प्यार से बात करेंगे। और इस विचारधारा का प्रसार अशोक बड़ा तेजी से करवा रहे हैं। क्या भाई, बहुत बड़ी चीज
नहीं है, ध्यान सुनेंगे, लेकिन समझने में सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर आप शहर में जाते हो और आपके गांव का कोई आदमी हो जो बाजार में आपको मिल जाए और आप काफी सारे अपने स्टूडेंट के साथ रहे और वो उन्हीं से कह देगा का बेटा ठीक हो, अरे चचा ना लगते हैं, तो तुम बेइज्जती हो जाओगे, लगेगा ये गौवा वाला काल हमारा मिल गए। समझ बात ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहिएगा कि कखनी उनसे हम मुंह मोड़ ले और कखनी जैसे कि हम उनसे अलग हो जाएंगे ना, तब ना जानी कोची कोची बोल देंगे। अब वो इस बात को क्यों कर रहे हैं, वो इस बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हम इनसे बड़े हैं, चाचा है, इनके मम्मी हमके मजाक करके रिश्ता उस्ता से लगते हैं, तो उनके बच्चे से भी मजाक कर दी, जबकि उनका बच्चा एक बच्चा के समान है। तो यही चीज नहीं होना चाहिए। अगर उस बच्चे को छोटा भी है, लेकिन जब हम प्यार से बात करेंगे तो उस बच्चा कहीं भी भीड़ में हो, समाज में हो, कोई भी समाज में, उसको कोई जो है कि लज्जा फील नहीं होने वाला है। तो फिर वो आदमी आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, आपसे कूल करके बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े का ये गलती, जैसे आप अगर 12th क्लास में हो, अगर कोई तुम्हारा भाई 6th क्लास 5 क्लास या कोई छोटा बच्चा हो, तो उसको कहे तनी पानी लेके आओ, कहे भाई हम एक सीनियर है, आपको ईगो आ रहा है ना कि हम सीनियर है, तो छोटे से अरे तरह करके भी आप बात कर देते हो, जबकि ये नहीं करना चाहिए। छोटे हैं तो उसको इससे प्रेम से बात करना चाहिए, और जो हमसे बड़े हैं उससे हमको रिस्पेक्ट करना है, उनको हमको आदर देना है, हमेशा जैसे कि उनके आदर का हमको ख्याल रखना है। तो ये विचारधारा अशोक दे रहे। इतने कट्टर प्रवृत्ति के आदमी लगभग देखो जो कहते हैं कि अलग अलग किस्से कहानियां हैं। हम तो पाटलिपुत्र से हैं, और पाटलिपुत्र में आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र में एक कुआं भी बनाए हैं अशोक, और वो कुआं जिसका इतिहास आज भी चल रहा है। वो कुआं जो प्राचीन काल में बने हैं, अक्सर कुएं की लाइफ अगर देखें सर तो 500,000 वर्ष आते आते कुआं लगभग हमारे हिसाब से खत्म हो जाता होगा। लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कुआं है, उस कुआं को कहते हैं हम लोग अगम कुआं। ये ध्यान से सुनेंगे। एक पटना में जब आप आइएगा तो आपको दो कुआं फेमस मिलेगा, एक अगम कुआं के नाम से और एक कदम कुआं। तो कदम कुआं की बातें नहीं चल रही है, अगम कुआं की बातें चल रही है, जिस कुआं का निर्माण कोई और नहीं सम्राट अशोक करवाए हैं। और इस कुएं में ये ऐसे मौखिक बातें चलती है और कही भी जाते हैं कि इसी कुआं में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके और डाल दिया था। ये ध्यान से सुनेंगे, हिस्ट्री के हिसाब से सुनते रहेंगे, बाकी आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक कुआं है और इस कुएं में जो है कि अपने 99 भाइयों को मार करके डाल दिया था। शायद यही कुछ वजह रहे होंगे कि अशोक के बाकी भाइयों के आत्मा शायद इसी कुआं में रहे होंगे। इसीलिए अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपको याद नहीं रखना है। कहे कि इस कुआं का पानी अभी भी नहीं खत्म होता है। ध्यान सुनेंगे, चाहे मगध में कितना भी सुखाड़ क्यों ना आ जाए, कितना भी अकाल क्यों ना आ जाए, इस कुएं के पानी पूरी तरह से कभी ना तो सूखा है और ना ही सूखेगा। अब ये ध्यान सुनेंगे। और इसका लाइफ आज से लेकर करके अब आप जोड़ सकते हो कि आज हम लोग 2023 में जी रहे हैं, और लगभग इस कुएं का निर्माण जो है वो ईसा पूर्व के टाइम में, यानी 2000 साल इधर और कुछ उधर, यानी एवरेज देखे तो 2500 साल के आसपास का ये कुआं जो है वो अभी भी चल रहा है। अब तो इस कुएं के ऊपर में जाली लगा दिए गए हैं। कुछ अगल बगल के पाटलिपुत्र पटना के धार्मिक लोग आते हैं और इस कुएं में एकदम सिंदूर और टिकुली लगड़ करके आप खूब पैसा उसा सिक्का डालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुएं के जो ईंटें वगैरह है थोड़ी सी जर्जर अवस्था में हो गए हैं और कई लोग इसमें कूद न जाए, इसीलिए उसके ऊपर से ढक दिए गए हैं ताकि वहां पर प्रवेश नहीं ले सकते हैं। आप दूर से भी आपको सिक्का फेंकना है या जो करना है आप दूर से ही कर सकते हैं। तो ये कुआं जो है लगभग अशोक ही बनवाए हैं और इस कुएं का पानी नहीं सूखे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात हमको बता दे कि हमारे यहाँ जब लालू यादव का जब सरकार था तो एक दिन वो कहे कि बस ससुरा कौन ऐसा कुआं है कि जे हम न सुखा देंगे। और लालू यादव क्या कर दिए कि ढेर मनी ओकरा में मोटर और फीटर लगवा दिए, एकदम सीढ़ी और पाइप लगा करके कि आज कुआं सुखा ही देंगे। माने हमने बड़का बड़का अहरा पोखरा सुखा करके आप मछली मार लेते हैं, ये कुआं कौन बड़ी चीज है। आप खूब मोटर लगा करके धीरे धीरे कुआं के पानी का जो जल स्तर है वो डाउन होने लगा, धीरे धीरे और डाउन होने लगा, लेकिन मोटर फीटर बंद हुआ, कुआं के पानी फिर से ऊपर आ जाएगा। सर बात एकदम पूरा प्रयास करके थक गए, वो समझ गए कि बाप रे बाप कोनो न कोनो हिस्टोरिकल ही रहस्य हुआ होगा इस कुआं में। कई लोग अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं कि ये कुआं जो है आगे चल करके और गंगा रिवर से जुड़ी हुई है और इसीलिए इस कुआं में पानी नहीं सूखता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण भी है कि एक बाहर के आदमी आते हैं जिनका एक छड़ी डंडा इसमें गिर जाता है कुआं में, और ये डंडा जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो ये डंडा जाकर के गंगा नदी के किनारे मिलता है। ये गंगा में गिरा, यहाँ मिला, तो ये बहुत
तरह के पैमाने हैं, लेकिन असलियत क्या है ये नहीं जाने जाते। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस कुआं के नीचे बहुत सारे खजाना है, लेकिन इसके अंदर में जाया नहीं जा सकता है। अशोक जितने भी खजाना होते थे इसी कुआं के रास्ते, राजमहल से ये कुआं आगे जाकर के कनेक्ट था। तरह तरह के इनके बारे में जो है वो पौराणिक बातें, कथाएं ये सभी प्रचलित है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे कोई प्रश्न वगैरह नहीं बनते। जो भी लगभग एंशिएंट का विवादित टाइप का प्रश्न हो, जिसमें अलग ग्रंथों में अलग बातें कही जा रही है, वहां से आपको लगभग प्रश्न जो है वो नहीं बनते हैं, तो इसमें जोड़ देने की बातें कोई नहीं है। अब ये ध्यान सुनेंगे, अशोक जो है वो धम्म की नीति को अपनाए। ये नीति क्या है? तो ये नैतिकता पर आधारित है, सामाजिक व्यवहार की नैतिकता पर आधारित ये नीति है, जिसमें बड़े को आदर करना और छोटे से प्यार से बात करना, यही अशोक की विचारधारा है। और ये जगह जगह पर जो है से कि प्रचार प्रसार भी करवाएं। इसके लिए एक खास व्यक्ति को भी नियुक्त किए, जिसको कहते हैं धम्म महामात्रु। ये पूछा जाता है कि धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया है, तो उसको नियुक्त करने वाले कोई और नहीं, सम्राट अशोक है। ये याद रखेंगे। चलिए आगे के कड़ी में बात कर ले, तो इनके समय काल में कुछ मौर्य काल के प्रमुख नमूना है, और उस नमूना को क्या कहते हैं याद रखेंगे, स्तंभ कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, स्तंभ कहते हैं जी, ये ध्यान रखिएगा। स्तंभ पर पूछेगा आपसे कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण नमूना क्या होता है, तो ये याद रखेंगे स्तंभ होता है। जैसे अशोक क्या करवाए कि स्तंभ और शिलालेख का निर्माण करवाए थे, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों को वो क्या करते थे कि बड़े बड़े जहां पर पत्थर है चौक चौराहे पर, तो उसमें अपनी बातों को, कोई भी नियम कानून है तो उसमें उस बातों को लिखवा करके और वो चौक चौराहे के पास लगा देते थे, ताकि कोई भी अगर रास्ता, जो राहगीरी है वो जब उस रास्ता से होकर के गुजरेगा तो उसका ध्यान जाएगा पत्थर पे। और पहले तो कोई बड़े पोस्टर बैनर नहीं होते थे, आजकल तो शहरों में चले जाएंगे तो एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है और उसमें न जाने कितने सारे पोस्टर लगे होते हैं। हम वहीं पे पहुंच जाते हैं, उस बिल्डिंग के पास हमको लोकेशन भी मालूम होता है, लेकिन बैनर जब देखते रहते हैं हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बिल्डिंग में हमको जाना है, क्योंकि बैनर इतने लगे रहते हैं कि कई बार वो बैनर हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता कि इसी लोकेशन पे हम आए हैं, पढ़ करके आगे बैनर चल जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कोई बैनर और पोस्टर का जमाना नहीं था और सब लोग शिलालेख लिखवाते नहीं थे। तो ये ध्यान रखेंगे, जब ये राजा का फैसला हुआ, राजा का आदमी गया और जा करके और वहां पे बड़े पत्थरों पर उस पे तराश देते थे। तराशना समझते हैं ना, जैसे गांव में देखेंगे कि ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ पित्तर वगैरह ये सब का बर्तन होगा, तो गांव में, हमारे यहाँ समाज में क्या होता है कि अगर आपके यहाँ कोई अगर काम धंधा, ये कारज होता है जिसको हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कहीं बर्थडे हो या फिर मान लेते हैं शादी विवाह हो, तो गांव में क्या होता है कि केवल अपने बर्तन से काम नहीं चलता है। अब सब्जी चलाना हो तो दूसरे के बर्तन जो है भाड़ा पर लेते हैं, तब भाड़ा पर नहीं, माने पड़ोसी से कहते हैं कि ये तुम बाल्टी दे दो भैया, तुम कठौती दे दो, और दूसरे यहाँ का बर्तन ले करके जब काम होता है तो बर्तन जब लौटाते हैं ना, तो कई लोग को शंका लगता है कि ना हमार बर्तनवा आप बदल लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि बर्तन के ऊपर में कूट करके और नाम लिखवा देते हैं अपना। अब एकरा में चूंकि देखिए नेल पॉलिश कई लोग लगाते हैं, नेल पॉलिश इससे मार दी कि हमारा बर्तन नहीं चिन्हा है। आप लाल से नेल पॉलिश लगा दिए तो अगलों के उसने लोटा ये बर्तन है, और वो अपनों में लाल से नोक पॉलिश मार दिया एकदम नेल पॉलिश, और वो बदल लेगा, तो क्या करिएगा, तो ओकरा में कुटवा के लिखवा दिया जाता था। तो बड़े बड़े पत्थरों पे अशोक क्या करते थे कि अपनी बातों को जो भी राज दरबार में कहना होता था, लोगों को बताना होता था, तो उसको लिखवा करके चौक चौराहे के सामने जो है उन पत्थरों पे लिखे जाते थे। जहां पे पत्थर नहीं होते हैं, जहां पे चौक चौराहे लिखवाना होता था, वहां पे क्या करते थे कि दूसरे जगह से पत्थरों को काट करके ला करके उस पे लिखवा करके और उस जगह पे जो है वो रखे जाते थे। तो ये ध्यान से सुनेंगे, और उसको कहते हैं शिलालेख। ध्यान रखिएगा बात को, उसको क्या कहते हैं, तो शिलालेख कहते हैं। ये ध्यान सुनेंगे, शिला का मतलब ही होता है सर पत्थर, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो इन शिलाओं के ऊपर में लेख लिखे जाते थे, इसको शिलालेख या फिर आप कह सकते हो अभिलेख। और इसकी कुल जो आज के डेट में ये जो मिला है हमको प्रमाण के रूप में, ये 44 है। यानी आज तक शिलालेख कितने प्राप्त हुए हैं अशोक के, तो 44, जिनमें ये भी प्राप्त हुए कि 14 जो ये इनके शिलालेख हैं वो काफी बड़े हैं। ये ध्यान से सुनेंगे, 44 अभिलेख लघु और बृहत यानी छोटे और बड़े दोनों मिला करके मिले हैं, जिसमें 14 अभिलेखों की बात कर ले तो वो बड़े हैं
और जिसमें अगर बात कर ले कुल अभिलेख तो वो क्या है 44। अब प्रश्न ऐसे बनते हैं कि अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या कितने हैं, ऐसे बोलेगा तो 44 बोलिएगा, और कहेगा कि अशोक के बृहत अभिलेखों की संख्या कितने हैं तो 14 बोलिएगा। तो चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा ये तो हो गई बात पत्थरों पे लिखने की, लेकिन अशोक क्या कर रहा है कि भाई पिलर का भी निर्माण करा रहे हैं, लोहा के वो क्या करवा दे रहे हैं तो लोहा को ला कर करके खड़ी करा कर करके और उन लोहे के ऊपर में कुछ बात को लिख दिए जा रहे हैं पाई के रूप में। जैसे आप एक ये स्तंभ को देखेंगे, ये जो आपको पिक्चर देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये स्तंभ ही है जो लोहा का ये पिलर है, और इस पिलर के ऊपर में आपको जो है कुछ बातें लिखी हुई दिख रही थी। अब ये ध्यान से सुनेंगे, जो पिलर के ऊपर में जो बातें लिखवा दी गई है आपको सुन के आश्चर्य होना चाहिए कि आजकल के जो लोहा होते हैं, पता नहीं इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया, लेकिन मिलावट इतना होता है कि आजकल के जो लोहा होते हैं वो कुछ ही वर्षों के बाद जंग लगने लगते हैं। अब देखेंगे कि जिस रोड का छर का मकान बनता है हमारे यहाँ, वो छर अगर ऊपर में लिंटर के ऊपर या फिर मान लेते हैं कि बीम के ऊपर निकल जाएगा, कि आदमी सोचता है कि ऊपर रेलिंग के ऊपर देखे होंगे कि और आगे भी हम मकान बनाएंगे, वो कई बरसात 2-4 बरसात खाएगा और वो लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अशोक का ये पिलर जो एकदम पूरा आकाश के सामने एकदम हवा है, पानी है, धूल है, कण हो, बरसात हो, सबको सहते हुए आज भी वो खड़ा है। और आपको समझना होगा कि अशोक कई ऐसे अभिलेख भी मिले हैं, खास करके इलाहाबाद के प्रयागराज वाला जिसको इलाका कहते हैं, इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वहां भी अशोक जो है वो स्तंभ खड़ा करवाया था। और उस स्तंभ की खासियत बता दे आपको कि उसी स्तंभ में जो इलाहाबाद में स्तंभ अशोक बनवाया है, उस स्तंभ के ऊपर में याद रखेंगे जब समुद्रगुप्त की कहानी चलेगा गुप्त काल में, तो उसके एक दरबारी कवि जिसका नाम हरिसेन है, और हरिसेन भी उसी पर जो है अपनी बातों को लिखवाते हैं। समझ बात ना, समुद्रगुप्त लिखवाते हैं हरिसेन के मदद से, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। वहां हम लोग देखेंगे प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, राजा की प्रशंसा की जाएगी उसको कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति। अब ये ध्यान सुनेंगे, यही नहीं आगे चल कर करके जिस बीरबल की कहानी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही, बचपन में अकबर और बीरबल की कहानियां होते थे, बचपन में पढ़ने से ऐसा लगता था कि अकबर श्रेष्ठ नहीं है बीरबल श्रेष्ठ है, तो वो बुद्धिमान होते हैं। जैसे तेनालीराम का आप हिस्टोरी समझे होंगे, तो ये सब ऐसे होते थे कि बचपन के कहानी में जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद क्या होता था कि छवि बनता था कि जो दरबार का आदमी है ना वही श्रेष्ठ है, और राजा लगता है कि ऐसी कोई अकबर वगैरह राजा होता था। बाकी सुपरहिट अगर कहानियों में बात कर ले तो आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि बीरबल का खिचड़ी पहले इतना चलता था कि आदमी कहीं भी खिचड़ी बनते देखे और लेट हो जाए तो कहते थे कि कौची बना रहे हो, बीरबल का खिचड़ी बना रहे हो। तो बीरबल उसी बीरबल जिसका वास्तविक नाम महेश दास है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे चल करके बीरबल भी जो है इसके ऊपर में कुछ बातों को लिखवाते हैं, और साथ साथ जब आगे जब आपका मध्यकाल के इतिहास में अकबर के बाद का जो उत्तराधिकारी जहांगीर आएंगे, उसके लड़के उनके बेटे, तो जहांगीर के भी बात जो है इसी अभिलेख के ऊपर में, सॉरी स्तंभ लेख के ऊपर में लिखे जाएंगे। तो वो जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उस कहानी को हम आपको जोड़ते हुए पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी ध्यान सुनेंगे, अब ये नमूना है जिसको कहते हैं भाई स्तंभ, और ये दोनों पे ध्यान रखेंगे, चाहे वो धम्म हो चाहे वो आपका नमूना हो यानी स्तंभ हो, ये दोनों पे जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा याद रखेंगे प्राकृत है। ये ध्यान से सुनेंगे, भाषा नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। पहले हम लोग देखे कि पाली भाषा का भी प्रयोग जो है वो बुद्ध वगैरह किए थे, भगवान बुद्ध। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात कि ये इनके स्तंभ के ऊपर में और इनके जो है खास कर करके धम्म की जो नीतियां हैं उन सभी पे जो भाषा का साक्ष्य मिलता है वो भाषा क्या है तो प्राकृत। अब आपको लग रहा होगा शायद कि प्राकृत भाषा क्या है, तो आपको बता दें प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा है। ये अर्ध मगधी टाइप का भाषा होता था जिसको बिल्कुल आराम से लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे एरिया, हम मगध के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो हिंदी बोलने वाले यहाँ पे लोग कम मिलेंगे, बात बात पे लोग मगही मिलेंगे, खैला गेला पियला, समझ रहे बात ना। तो ऐसे अरे पहुना ऐखिन है, ऐखिन है, गैखिन है, ये सब ज्यादा चलता है मगही में। तो ये सब अगर किसी से भी आप बोलिएगा इधर के इलाका में तो पढ़े लिखे लोग भी समझेंगे और अनपढ़ लोग भी समझेंगे। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी लिख देंगे तो बहुत सारे अनपढ़ तो लगभग नहीं समझ पाएंगे और पढ़ल तो कितना भी फ्यूज हो जाएंगे। कई ऐसे हिंदी वर्ड होते हैं कि जिसको पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है अत्यधिक विश्लेषण की जरूरत होती है।
तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब जन सामान्य की जो भाषा होती है, अगर उसको हम लोग देखें तो जन सामान्य की भाषा को बिल्कुल आराम से समझा जा सकता है। तो अशोक वही जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करता है जिस भाषा को कहते हैं सर प्राकृत। तो दोनों की भाषा क्या है, तो ये याद रखेंगे प्राकृत। इसके अलावा अब थोड़ी सी बातें जल्दी जल्दी हम लोग सुनेंगे। कहते हैं एक आपको वर्ड पे फोकस करना, इसको कहते हैं टकसाल। देखिए इस समय में मौर्य काल में जो मुद्रा जारी किए जाते थे, इस समय में भी याद रखेंगे आप कि तांबे और चांदी के मुद्राएं जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अभी सोने के मुद्रा नहीं है। सोने के मुद्रा चलाने वाले सबसे पहले हिंद यूनानी शासक आएंगे तो वो सोने के मुद्रा चलाएंगे सबसे पहले, और नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने की बात आएंगे तो वो आपका कुजूल कॉन्फ्यूशियस आ जाएंगे, वहां से हम लोग देखेंगे। अभी मोटा मोटी अगर देख लेंगे तो जो सिक्के ढलाते थे उसको हम लोग कहते थे टकसाल, यानी मुद्रा जारी करने वाला विभाग जो है वो विभाग ही कहलाता है सर टकसाल। और उस विभाग का जो प्रधान होगा, जो एकदम प्रधान होंगे मुखिया टाइप के, उस प्रधान को कहेंगे हम, याद रखेंगे, लक्षणाध्यक्ष। तो ये पूछे जाते हैं कि मौर्यकालीन व्यवस्था में या मौर्य काल में टकसाल के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे टकसाल के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। और जो मौर्य काल में जो व्यापारियों के ऊपर में नियंत्रण रखे कि कौन व्यापारी कहां से आया है, नहीं है, विदेशी है, क्या है, कितना सामान बेच रहा है, क्या कर रहा है, लगान समय पे दे रहा है कि नहीं, तो व्यापारियों के नियंत्रित करने वाला जो एक मेन पद है तो उनके प्रधान को कहते हैं पांड्याध्यक्ष। ध्यान सुनेंगे, ये आपको टकसाल के प्रधान पूछे तो लक्षणाध्यक्ष, और अगर व्यापारियों के प्रधान अगर पूछा जाए आपसे तो पांड्याध्यक्ष। और ये ध्यान रखेंगे कि अब अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया है, इतना बड़ा राजा, तो वो क्या कर रहे हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र से बगल में ही 30, 35, 40 किलोमीटर के आसपास का लगभग दूरी माना जा देख सकते हैं कि यहीं पे बोध गया है। अब ये पाटलिपुत्र से 35-40 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी पे ये बोध गया है, वही बोध गया जहां भगवान बुद्ध को, याद रखेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। अब अशोक क्या किए कि बोधि वृक्ष के नीचे जाकर करके और हमेशा ध्यान लगाया करते थे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इनकी जो पत्नी है वो भी अजीब वैरायटी के, कोनो ऐसी लड़की रहती है कि जेकर मर्द एकदम रंगदार हो तब बड़ा ओकरा अच्छा लगता है कि चलिए हमारे एकदम सैया जी रंगदार है, जब बाजार में निकली तो तहलका मचा दी। लेकिन कोनो ऐसा भी औरत रहती है विचारधारा की कि जो चाहती है कि हमारे हस्बैंड बड़ा सीधा साधा है, कोनो से लड़ाई या लोचा पाचा नहीं करे। तो शायद अशोक की पत्नी को ये चीज रास नहीं आई होगी कि इतने बड़े एकदम खतरनाक राजा आई बोढ़ावा बैठ करके पेड़ के नीचे मेडिटेशन करता है, यानी ध्यान लगौले रहता है। तो कहानी इस सब होगी जोगी बने में, साधु संत जैसन भिक्षु तिक्षु के जीवन बिताने में उनकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता होगा, तो पत्नी अमाई अब बेटा सब मिलकर प्लान कर ली। चूंकि ध्यान सुनेंगे, अशोक के जो बेटे हैं उस बेटे का नाम महेंद्र है, ये आपको याद रखना होगा। अशोक के बेटे का नाम क्या है सर, तो महेंद्र है। और बेटी एक है, इनकी भी नाम है, इनका नाम है संघमित्रा। ये ध्यान सुनेंगे, बेटी का नाम क्या है, तो संघमित्रा है। और इनकी पत्नी है जिसका नाम है तिस्रक्षिता, ये ध्यान से सुनेंगे। और सब माई और बेटा सब मिल करके प्लान बना लिया कि जे बोधि वृक्ष है इस बोधि वृक्ष को ही कटवा देंगे, माने न रहतो बांस न बजतो बंसुरी, माने न रहेगा बांस और न बजाएंगे बंसुरी। मैंने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा ये तोर बाप, माने मम्मी उसके बोल रहे हैं लड़कन से अशोक के बारे में कि पेड़ में कटवा दे पड़ेगा। और तब प्लान बना लिए। एक दिन कहते हैं कि बाहर किसी राज्य के काम पाठ से वो बाहर गए होंगे और उसी वक्त क्या किए कि उनकी जो पत्नी और बेटे सब लोग मिल करके मजदूर लगा करके अब पेड़ में धर के कटवा दिए बोधि वृक्ष को। अब ये वृक्ष तो साधारण वृक्ष नहीं है, इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जो है वो वैशाख पूर्णिमा की रात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद बुद्ध हो गए और वो असाधारण वृक्ष को जो है वो ये इनकी पत्नी कटवा दी। जब अशोक उधर से आए और उनको मालूम हुआ कि हमारी पत्नी जो है वो ये कटवा दिए हैं, तो बेचारा एकदम उनकी जो आंखें हैं वो एकदम लाल पीला, मानो कि एकदम पहले का शोक अब आ गया है। उनकी आंखें एकदम पूरा लाल और पीले होने लगे और गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि लगा कि तलवार उठा करके सर धड़ से अलग कर दिया। और उस पत्नी को उनको आभास होने लगा कि लगता है कि हमारे बच्चे और हमको छोड़ेंगे नहीं, तलवार से सबके आज नासे कर देंगे। जौन आदमी अपन 99 भाई
के नहीं हो सका, वो पत्नी और बच्चा के क्या होगा? आज तो हमने के दुनिया उजड़ जाएगा। बेचारी मैया बेटवा कैसे टेल रहे कि जो रे बाप के तनी गोड़ धर ले, कनी बाप के दया माया आ जाओ। अब वो अशोक एकदम पूरा आंख से क्रोधित हो गया, लाल पीला हो गया। लेकिन उसके बाद एक बात और भी विचार आ रही है कि जब फिर से तलवार उठा करके अपनी पत्नी बच्चों का नाश कर देगा तो फिर वो अशोक कहीं ना कहीं एक इतने बड़े धर्म बुद्ध भगवान के द्वारा चलाए गए इतने बड़े धर्म बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं ये अपमान माना जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं एक अच्छी सी निष्कर्ष निकाल दिए कि तुम दोनों बचेगा उसी हिसाब से। काहे तुम लोग हिम्मत कैसे कर दिया? तुम लोग भूल गए थे क्या कि हम अशोक वही अशोक हैं? लेकिन तुम पेड़ कैसे काट दी रे? अब यहाँ पे इतना विचलित हो गए, लेकिन एक उपाय लगाए कि चलो तुम लोग को एक ही बात पे सजा माफ की जाएगी, यानी पाप के चाहते हो कि पराजित हो सके तो एक बात हो सकेगा कि यहाँ से पेड़ के डहनी उठाओ और डहनी ले ले, यानी जो पेड़ का जो डाली होगा ना उसका जो भाग होगा जो काटे हैं उसका भाग लेकर के तुम लोग माँ या बेटा सब लेकर के चल जाओ श्रीलंका। आज श्रीलंका ले जा करके पेड़ लगाना और एकदम बीच में पानी मारबे कि मट्टी के साथे लेके जेबे वो तू जान। लेकिन बीच में अगर पेड़ सूख गया, अगर श्रीलंका प्रचार प्रसार तुम नहीं की तो तुम जहां मिलोगे वही सरधर से नाश। एकदम डरा दिया। अब ओकर माँ या बेटा के लगा कि चलो दूसर जीवन मिल गया है, तो वो सब माँ या बेटा डोंगी टांगलक और लेके चल गए कहाँ भाई? तो श्रीलंका लेके चली गई और श्रीलंका ले जाकर करके वही पेड़ वगैरह लगाई और वही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की। अब इतने कहानी से एक प्रश्न ऐसे बनते हैं, अशोक के द्वारा चलाए गए धर्म का साक्ष्य किस देश में मिलता है? तो ये याद रखेंगे श्रीलंका में। बाकी आपको कहना नहीं है, जब इतने बड़े राजा बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं तो अगल बगल के भी जो लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगेंगे। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो फॉलोवर्स हैं वो जैन धर्मों के अलावे ज्यादा हैं। क्योंकि जैन धर्म में देखेंगे कि जैन धर्म को कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाले बढ़ाने वाले जो राजा थे वो बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने वाले काफी सारे राजा आ रहे हैं। जैसे कालाशोक के टाइम में भी देखे कि दूसरी बौद्ध संगीति हुआ, अजातशत्रु के टाइम में देखे कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु जैसे शासक, कालाशोक जैसे शासक और तो और अशोक जैसे शासक भी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। मतलब राजा ही इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार कर लेता, बड़का राजा जब जो धर्म को अपनाएगा तो काफी सारे लोग उस धर्म को अपनाने लगेंगे और ये लोग अपने शासन काल के दौरान अपने अपने राज्य में, राज्य की प्रमुख राजधानी में सभा का भी आयोजन करा रहे हैं बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के। तो काफी सारे लोग इंटरेक्ट होकर करके और इस धर्म को मानेंगे भी। अब इसके बाद भी देखेंगे कि इतने बड़े महान राजा और आएंगे कनिष्क, और कनिष्क आएंगे जो पांचाल को भी हरा देंगे चीन के राजा को और रेशम मार्ग पे कब्जा कर लेंगे और वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में इसी के कारण है कि शासकों का संरक्षण बड़ा तेजी से मिला, प्रचार प्रसार भी हुआ। जो भगवान बुद्ध एक छोटी सी मत है, अब पैदल भगवान बुद्ध जाते एक जगह से दूसरे जगह जाते और प्रचार प्रसार कराते तो वो अकेले कितना कर पाते, लेकिन ये राजा का सपोर्ट हुआ कि जितना भगवान बुद्ध जितना मतों को दिए थे, जितना अनुयायी फॉलोवर्स बनाए थे, भगवान बुद्ध के जाने के बाद भी इनके फॉलोवर्स की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है सर कि ये श्रीलंका जाके वो प्रचार प्रसार करती है और फाइनली याद रखेंगे ये अपने शासन काल में तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं। वो कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र। बाकी आपको घबराना नहीं है, जब बुद्ध भगवान वाला आपको पढ़ाएंगे विचार तीर्थंकर वाला चैप्टर एक आएगा उसमें, तो उसमें बौद्ध धर्म की पूरी चर्चा करेंगे और एक साथ सभी बौद्ध संगीतियों को देखेंगे, कौन कब कहां हुआ था, कौन स्थान पे कौन अध्यक्ष हुए थे, उन सभी तमाम तरह के चीजों को हम लोग देखेंगे। तो अशोक से लगभग इतने तरह के प्रश्न बनते हैं जिन सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पे हम लोग लगभग चर्चा किए। इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाता है तो आपको घबराना नहीं है, बुक्स में हम लोग इससे भी ज्यादा डीपली देखने वाले हैं। ये तो पूरा आपका 12वां कक्षा का जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उस चैप्टर का ये इतना बेसिक है और अभी बेसिक खत्म भी नहीं हुआ है। अभी थोड़ी सी हिंद यूनानियों की चर्चा, सातवाहनों ने कांच के सिक्के चला रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी बातें एक ओवरव्यू में और एक बढ़िया तरीके से हम गुप्त पढ़ेंगे, तब जाके सेकंड चैप्टर का बेस खत्म होगा। तो एक क्लास बीच का और उसके बाद 2 क्लास गुप्त का और ये 3 क्लास में आपका गुप्त तक यानी लगभग एंशिएंट हम लोग खत्म करके और फिर बुकों की बात आएंगे, जहां से क्वेश्चन पे चर्चा चलेंगे, जहां से आपका थिंकिंग पावर चलेगा, जहां से मगध की धरती की उर्वरा शक्ति से लेकर के काहे हाथी ज्यादा होता है, काहे उत्पादन ज्यादा होता है, काहे मौर्य साम्राज्य इतना तेजी से बढ़ गया, इन सभी चीजों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।